हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को समझने से पहले इसके पोएट, महान और मशहूर विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में भी हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 1616 में ये नहीं रहे। ये एक ड्रामेटिस्ट और पोइट की तरह मशहूर हैं। ये एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने 37 प्लेज रफली लिखे और 154 सॉनेट्स भी लिखी, जिनमें से एक आज हम समझेंगे। इन्होंने कुछ लॉन्गर पोएम्स भी लिखी थी, जैसे वीनस और अडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीसी। शेक्सपियर की सॉनेट्स यानी शेक्सपियरियन सॉनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी पढ़ा कि शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखी हैं और उन सॉनेट्स के थीम्स यानी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, जैसे लव, आर्ट, सॉरो, डिज़ायर, हैप्पीनेस। और ये सभी 1609 में एक क्वार्टो में पब्लिश हुई थी। शेक्सपियर ने सोनेट को इन्वेंट नहीं किया, ना ही इंग्लैंड में इसे इंट्रोड्यूस करवाया, कि उन्होंने एक तरीके की सोनेट को इतनी बार यूज़ किया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरीके की सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट ही बोला जाने लगा। अब इस तरीके की सोनेट है क्या? सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस की एक पोएम, और जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे कि सोनेट को पहले 3 क्वार्ट्रेन्स में डिवाइड किया जाएगा। क्वार्ट्रेन्स मतलब 4 लाइन के स्टैंजास। 4 लाइन के स्टैंजास जब 3 होंगे तब वो 12 लाइन्स हो जाएंगी, 3 into 4। और अंत में एक राइमिंग कपलेट होती है, यानी 2 लाइन्स होती हैं जो कि राइमिंग होती हैं। तो +2 14 लाइन्स की ये पोएम हो गई, और इनकी राइम स्कीम भी फिक्स्ड होती है, जैसे AB AB, CD CD, EF EF और अंत में कपलेट के लिए GG। इन सॉनेट्स में अक्सर इयैम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है, यानी कि पहले एक शॉर्ट सिलेबल फिर एक लॉन्ग सिलेबल के कॉम्बिनेशंस का यूज़ होता है। शेक्सपियर की सॉनेट्स हैं, उनमें जो सॉनेट 1 to 26 हैं वो एक यंग मैन को, जो जिनको मिस्टर WH भी बोल दिया जाता है, उनको डेडिकेटेड है। और वो जो हैं, जो पोइट हैं, उनसे सोशली सुपीरियर रैंक पे हैं। और वहीं सॉनेट 127 से 154 तक एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। तो ये सॉनेट नंबर 116 है, तो यानी ये यंग मैन को या WH को डेडिकेटेड सॉनेट है। आज की हमारी सॉनेट यानी सॉनेट 116 लव को यानी प्यार को एक बहुत महान लाइट में पेश करती है। पोएट बताते हैं कि कैसे सच्चा प्यार किसी के आगे नहीं झुकता। तो आइए इस पोएम को, इस सॉनेट को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. पोएट कहते हैं कि मैं 2 ट्रू माइंड्स यानी सच्चे जो दिल हैं, सच्चे जो 2 मन हैं, उनकी मैरिज यानी उनके मिलने को, उनके मिलन को या उनके प्यार को ये मान ही नहीं सकता कि इनके बीच में कोई आ सकता है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स मतलब ये मानना कि बीच में कोई रोड़े या फिर कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं 2 लोगों के प्यार के बीच में। तो पोएट उसे नकार देते हैं, लेट मी नॉट बोल देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं मानूंगा। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। पोएट बोलते हैं कि वो प्यार प्यार नहीं है जो कि बदलने वाली सिचुएशन आने पर बदल जाए, और बेंस विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर उस हिसाब से वो मुड़ जाए। बेंड मतलब मुड़ जाना, विद द रिमूवर टू रिमूव। अब ये रिमूवर क्या है? कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति जो कि टफ हो और उसके हिसाब से वो प्यार को रिमूव करना चाहे और प्यार रिमूव हो जाए, यानी अपनी जगह से हट जाए, हिल जाए। लेकिन असली प्यार ऐसा नहीं होता। तो पोएट यहाँ पर प्यार का जो नेचर है, असली प्यार का नेचर कैसे बताते हैं, ये बताकर कि असली प्यार कैसा कैसा नहीं होता। पोएट बोलते हैं, ओ नो, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. पोइट बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब नहीं, असली प्यार तो एक हमेशा रहने वाला, हमेशा बने रहने वाला, फिक्स्ड रहने वाला एक मार्क होता है, एक निशान होता है।
दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज़ नेवर शेकन, जो कि आने वाले तूफ़ानों, टेम्पेस्ट्स मतलब तूफ़ानों को देखता है लेकिन कभी अपनी जगह से शेक नहीं होता, यानी हिलता नहीं है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। और पोइट बोलते हैं कि ये तो वो स्टार है, वो सितारा है आसमान का, जो कि हर भटकी हुई बार्क, अब यहाँ पर बार्क क्या होती है? बार्क होती है, आपने सुना होगा, पेड़ की जो छाल होती है उसे बार्क बोल देते हैं। और बार्क का बेसिकली यहाँ पे मतलब किसी नाव से, या फिर होता है ना कि बार्क के सहारे लोग कभी कभार तैरते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसी नावों को ये जो है स्टार, वो हमेशा रास्ता दिखाता है। अभी स्टार जो है वो कौन सा स्टार की बात हो रही है यहाँ पे? पोल स्टार, जो कि आसमान में होता है। इसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा अपनी ही जगह पर बना रहता है और अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला सितारा होता है ये आसमान का। और इससे पुराने ज़माने में जो शिप्स होती थी, वो डायरेक्शन, क्योंकि समुद्र में किस डायरेक्शन में चलना है ये वो पोल स्टार से पता करती थी। यानी ये एक राह दिखाने वाला तारा माना जाता है, क्योंकि इसकी हमेशा जो लोकेशन है वो सेम रहती है, तो उससे लोग समझ जाते थे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो लव है वो भी ऐसा ही एक स्टार है, जो कि हर किसी भटकती नाव को रास्ता दिखाता है। Whose words unknown although his height be taken। कितनी सुंदर लाइन है। वो कहते हैं कि जिसकी वर्थ, ऐसा तारा जिसकी वर्थ यानी जिसकी कीमत तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, हम उसकी हाइट यानी कितनी ऊंचाई पर वो स्थित है ये पता कर सकते हैं। क्योंकि लव को वो ऐसे हाइट पर रख रहे हैं, उस सितारे की तरह ही, कि वो बहुत ऊंचा है। हम केवल ये तो देख सकते हैं कि उसकी हाइट इतनी ऊंची है, ये तो हम जान सकते हैं, लेकिन असल में उसकी कीमत क्या है ये हम कभी नहीं जान सकते। पोइट ऐसा बोलते हैं। Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come। पोइट बोलते हैं कि लव समय का बनाया हुआ कोई मूर्ख नहीं है। समय क्या करता है? हम सबको मूर्ख ही तो, बेवकूफ़ ही तो साबित कर देता है। जो आज इंसान सोच रहा हो कि वो बहुत कामयाब है, उसके पास सब कुछ है, समय उसे दिखा देगा कि उस तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जो सोच रहा होगा इंसान कि वो बहुत खूबसूरत है, समय उसे बूढ़ा कर देगा। तो सब लोग मूर्ख बन जाते हैं समय से, लेकिन कौन नहीं बनता? लव यानी प्रेम, सच्चा प्रेम कभी भी समय से मूर्ख नहीं बनता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विदिन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस कम। हालांकि जो रोज़ी लिप्स यानी जो गुलाबी गुलाबी जो लिप्स होते हैं यानी होंठ होते हैं, और जो चीक्स होते हैं यानी गाल होते हैं बड़े सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी, वो टाइम की जो बेंडिंग सिकल होती है उसके चपेट में आ जाती हैं। अब देखिए एक लाइन कितनी सिंपल होकर भी कितनी सुंदर है, कि जो टाइम होता है वो एक सिकल लेकर चल रहा है। पोइट एक इमेजिन कर लेते हैं। अब सिकल क्या होती है? हम इसे हिंदी में हसिया या दराती बोल लेते हैं, और एक ये टूल होता है, औज़ार होता है, जो कि फसल को काटने में या कभी कभी सब्ज़ी वगैरह काटने में भी काम आता है। और बेसिकली ये फसल से रिलेटेड एक औज़ार होता है। और बेंडिंग मतलब मुड़ा हुआ, और सिकल होता भी ऐसा है, वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। अब टाइम को आप इमेजिन करिए कि टाइम चलता चला जा रहा है आगे की ओर एक सिकल लेकर। समझ लीजिए जैसे एक किसान अपने खेत में आगे की ओर सिकल लेकर काट रहा है फसल एक एक कर कर। तो जैसे जैसे वो आगे चलता चला जाएगा, तो आप अगर दूर से देख रहे होंगे उसको, तो पीछे का खेत उसका बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा, और आगे 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 जैसे जैसे चलेगा खेत ख़त्म होता चला जाएगा। वैसे ही जो टाइम है उसके हाथ में जो सिकल है, टाइम आगे हमेशा बढ़ता रहता है, और वो अपनी सिकल से जो भी चीज़ रास्ते में आती है उसे काट देता है। तो रोज़ी लिप्स और चीक्स जो हैं, जो बड़े सुंदर समझे जाते हैं, वो टाइम की सिकल की चपेट में आते हैं, उसकी कंपस यानी उसकी चपेट में, उसके रेडियस में आ जाते हैं, और टाइम सबको एक एक कर कर काटता चला जाता है, लेकिन लव को वो नहीं काट पाता। तो दो लाइंस हैं केवल ये, और कितना कुछ है इसको हम, कितना स्टिमुलेटिंग है ये हर तरीके से, कि रीडर से कितनी डिमांड करता है, कि उसकी इमेजिनेशन का कितना यूज़ मांगता है। इसलिए अक्सर लोग एडवाइस करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हम तुरंत के तुरंत इमेजिन करते चले, और हमारी खुद की जो इमेजिनेटिव पावर होती है वो बहुत शार्प हो जाती है अच्छी रीडिंग से। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स
but bears it out even to the edge of doom। फिर से पोएट बोलते हैं कि लव कोई टाइम के जो छोटे छोटे आवर्स यानी घंटे और हफ्ते होते हैं उनके हिसाब से चेंज नहीं होता। और कैसे पोएट लव के आगे टाइम को छोटा बता रहे हैं, जानबूझ के ब्रीफ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं कि लव इनके इतने जो छोटे छोटे आवर्स हैं, वीक्स हैं, उनके सामने कोई झुकने वाली या बदलने वाली चीज़ थोड़ी ना है। बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। और लव जो है वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा वैसा ही रहता है। कब तक? एज ऑफ डूम। अब डूम जो होता है यानी डूम स्टे यानी क़यामत का जो दिन, यानी जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, तब तक लव चलता रहता है, उस एज तक। एज मतलब किनारा, यानी डूम के भी ख़त्म होने तक लव हमेशा चलता रहता है। पोइट लास्ट कपलेट में बोलते हैं, If this be error upon me proved, I never read, nor no man ever loved। तो पोइट बोलते हैं, अगर जो मैंने अभी तक कहा, जो बातें मैंने लव के बारे में कही, अगर वो गलत हो, उनमें कोई गलती हो, एरर हो, और ये प्रूव हो जाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैंने कुछ कभी लिखा ही नहीं। आई नेवर रिड नॉर नो मैन एवर लव। ना ही किसी आदमी ने, किसी इंसान ने कभी प्यार किया। इस पोएम के थीम्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियस है, इस पोएम का मेन और सेंट्रल आइडिया ही है लव, और इसका मेन थीम भी लव ही है। लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यानी सब मुसीबतों के विरुद्ध लव कैसे खड़ा रहता है, प्यार हमेशा बना रहता है। और एटर्नल नेचर ऑफ लव, लव का हमेशा बना रहने का नेचर, टेम्पररी ना होना, हमेशा रहना, इस पोएम के प्रोमिनेंट थीम्स हैं। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इस पोएम में अपनी बात रखते हुए या फिर अपने पॉइंट को बताने के लिए पोइट ने नेगेशन का यूज़ किया है। वो दूसरी चीज़ों को नकारते हैं लव को ऊंचा उठाने के लिए। जैसे वो कहते हैं कि मैं एडमिट नहीं करूँगा कि कोई भी इनके बीच में आ सकता है, और फिर वो कहते हैं कि लव टाइम का फूल नहीं है, वो उसके ब्रीफ आवर्स से नहीं झुक सकता। ऐसी ही कई सारी बातें वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो लव को ऊंचा उठाते हैं। वो लव की पर्टिकुलर खुद में क्वालिटीज़ नहीं बताते, वो नेगेटिव चीज़ों को हटाकर एफर्म करते हैं लव की सुपीरियॉरिटी। हाइपरबोलिक लैंग्वेज का भी यूज़ कह सकते हैं, ये हालांकि पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, लेकिन थोड़ा सा हाइपरबोलिक और एग्जैजरेटेड लैंग्वेज लगती है। एलिट्रेशन का यूज़ है। एलिट्रेशन जब सेम साउंड्स एक संग यूज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ हों जो कि सेम साउंड्स हों जिनके अंदर, जैसे कि कंपस कम, बट बेयर्स, ऑल्टर्स ऑल्टरेशन, रिमूवर रिमूव, तो सेम क ब ब र साउंड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन हो गया। तो ये था विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116 का एक्सप्लेनेशन, उसके थीम्स और स्टाइलिस्टिक फीचर्स। इस पोएम के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ लोगों के हिसाब से इस पोएम में लव का बहुत ज़्यादा हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन है और बहुत ज़्यादा क्लीशे है, और ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने ये जानते हुए कि हाँ, कई सारे रोड़े आते हैं प्यार के बीच में, लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि हर ज़माने में कभी ना कभी कोई ना कोई एक सच्चे इंटेंशन से प्यार करता है, और किसी न किसी के लिए ये पोएम सच ही होती होगी। और वो अंत में कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मान लो कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं और किसी आदमी ने कभी प्यार नहीं किया, लेकिन क्या हम कभी मानने को तैयार होते हैं कि हम में से कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता? ये बड़ा ही इंटेलिजेंट सा वो अंत है इस पोएम का। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।